हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम आरबीआई के बारे में और अब तक के सभी आरबीआई गवर्नर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो जुड़ी अपडेट्स के लिए मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो बिना किसी डिले की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। दोस्तों, रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन दोस्तों 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आपको हम बता दूं, केंद्रीय कार्यालय वो कार्यालय होता है जहां गवर्नर बैठते हैं और सभी नीतियों को निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, पहले यह एक निजी बैंक था। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। दोस्तों, अब हम आरबीआई के मुख्य कार्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना और उसकी निगरानी करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। आरबीआई का नेक्स्ट फंक्शन है वित्तीय प्रणाली को रेगुलेट और सुपरवाइज करना। दोस्तों, इसके अंतर्गत बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करना होता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। दोस्तों, इसका उद्देश्य प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विदेशी मुद्रा प्रबंधक। दोस्तों, इसका उद्देश्य विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना और उसे बनाए रखना होता है। दोस्तों, आरबीआई का कार्य करेंसी को इशू करना और उसका विनिमय करना है, या फिर परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करना है। इसका उद्देश्य जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पेमेंट सिस्टम के सुरक्षित और कुशल साधनों को इंट्रोड्यूस और सेफली अपग्रेड करना आरबीआई का कार्य है। दोस्तों, इसके अलावा आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है और उनके लिए बैंकर का कार्य भी करता है। और लास्ट है दोस्तों बैंकों के लिए बैंकर। दोस्तों, इसके अंतर्गत आरबीआई सभी शेड्यूल्ड बैंकों के बैंक खातों को मेंटेन करता है। दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर आपको आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शो हो रहा है। आपको हम बता दूं, रिजर्व बैंक के सभी मामले केंद्रीय निदेशक मंडल यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक विस्तृत पैनल द्वारा शासित होते हैं और बोर्ड के कुछ सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके केंद्रीय निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। और दोस्तों, आरबीआई द्वारा जारी भारतीय नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर रहते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने आरबीआई के बारे में, आरबीआई के फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम अब तक के सभी आरबीआई गवर्नर्स की लिस्ट देखेंगे। तो दोस्तों, आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न आर्केल स्मिथ थे। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक रहा। दोस्तों, ये बैंकर थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक में 20 साल और न्यू साउथ वेल्स बैंक में 10 साल तक कार्य किया। 1926 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग गवर्नर बने। दोस्तों, इंपीरियल बैंक के इनके नेतृत्व ने इन्हें भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में पहचान दिलाई। हालांकि विनिमय दर और ब्याज दरों जैसी नीतिगत मुद्दों पर इनका दृष्टिकोण सरकार के साथ थोड़ा अलग था, जिसके कारण इन्होंने अपने कार्यकाल का पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। आपको हम बता दूं, ये अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी बैंक नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे जेम्स ब्रेट टेलर। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943 तक रहा। दोस्तों, ये भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और इन्होंने भारत सरकार के मुद्रा विभाग में 1 दशक से अधिक समय तक सेवा की थी। दोस्तों, ऐसे तो ये दूसरे गवर्नर थे, लेकिन इनके हस्ताक्षर
भारतीय रुपए के मुद्रा नोटों पर प्रदर्शित होने वाले पहले गवर्नर थे। और दोस्तों इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान यानी 17 फरवरी 1943 को इनका निधन हो गया। इनके बाद आरबीआई के तीसरे गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। इनका जन्म 14 जनवरी 1896 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाटे में हुआ था, जो अब महाराष्ट्र में है। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहा। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान यानी 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। दोस्तों अगर आप भारत के सभी वित्त मंत्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों 1959 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1975 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1982 को हुई थी। नेक्स्ट आरबीआई गवर्नर हैं बेनेगल रामा राव। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक रहा। दोस्तों सर बेनेगल रामा राव भारतीय सिविल सेवा के सदस्य और ये अब तक के सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले गवर्नर थे। बैंक में शामिल होने से पहले ये संयुक्त राज्य में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किए और इनके कार्यकाल में कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस के क्षेत्र में इस योजना की शुरुआत के साथ साथ एक नई पहल देखी गई। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान ही ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की सिफारिशों से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक में बदला गया। दोस्तों वित्त मंत्री के साथ मतभेदों के कारण अपने दूसरे कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले ही ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए। आरबीआई के 5वें गवर्नर केजी अम्बेगा ओंकर थे। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957 तक रहा और ये अपनी नियुक्ति के पूर्व भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। आरबीआई के 6वें गवर्नर थे HVR आयंगर। इनका कार्यकाल 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962 तक रहा और ये अपनी नियुक्ति के पूर्व भारतीय सिविल सेवा के सदस्य और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रह चुके थे। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान भारतीय सिक्का प्रणाली, जो कि पहले पाई, पैसे और अन्ना प्रणाली यूज की जाती थी, उसे आधुनिक दशमलव सिक्का प्रणाली में शिफ्ट किया गया। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान 1962 में बैंक डिपॉजिट्स के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस की शुरुआत की गई और इसके अलावा मौद्रिक नीति के क्षेत्र में वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो का पहली बार उपयोग किया गया था। इनके बाद आरबीआई के 7वें गवर्नर हैं परेश चंद्र भट्टाचार्य। इनका आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 1 मार्च 1962 से 30 जून 1967 तक रहा और ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के सदस्य थे। दोस्तों गवर्नर की नियुक्ति से पहले ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवा की थी। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने भारत में निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कड़ा विरोध किया था और इनके कार्यकाल के दौरान 1963 में एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कॉरपोरेशन और 1964 में आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान उत्पादन लागत में कटौती के लिए 5, 10 और 100 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का आकार कम कर दिया गया था। अब हम आरबीआई के 8वें गवर्नर की बात करते हैं, जो कि थे लक्ष्मीकांत झा। इनका जन्म 22 नवंबर 1913 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक रहा। दोस्तों राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से पहले ये भारतीय सिविल सेवा के सदस्य और प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में कार्य किए थे। इनके कार्यकाल के दौरान 1969 में 14 कॉमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था और दोस्तों ये एक ऐसा कदम था जिसमें रिजर्व बैंक का समर्थन नहीं था। इसके अलावा दोस्तों इनके कार्यकाल में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1969 को 2, 5, 10 और 100 के मूल्य वर्ग के भारतीय नोट जारी किए गए थे और इन नोट्स पर इनके हस्ताक्षर थे। दोस्तों आरबीआई के इंटरिम गवर्नर BN आदरकार थे। इनका कार्यकाल 4 मई 1970 से
15 जून 1970 तक रहा और ये अर्थशास्त्री थे और भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यकाल में भी काम किए थे। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान 2, 5, 10 और 100 रुपए के भारतीय नोटों में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 24 अगस्त 1970 को फिर से जारी किए गए थे, जिसमें इन नोटों पर इनके हस्ताक्षर थे। और इससे पहले जारी की गई नोटों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लक्ष्मीकांत झा के हस्ताक्षर थे। आरबीआई के 10वें गवर्नर सरुकाई जगन्नाथन थे। इनका कार्यकाल 16 जून 1970 से 19 मई 1975 तक रहा और ये भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले इन्होंने केंद्र सरकार के साथ वर्ल्ड बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया था। इनके कार्यकाल के दौरान क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटियों की स्थापना की गई थी और इनके कार्यकाल में 20 और 50 मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस पर इनका सिग्नेचर था। दोस्तों एनसी सेनगुप्ता आरबीआई के 11वें गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 19 मई 1975 से 19 अगस्त 1975 तक रहा। दोस्तों ये इंटरिम गवर्नर थे एंड ड्यूरिंग हिज शॉर्ट टेन्योर इनके सिग्नेचर 1000 मूल्य वर्ग के भारतीय रुपए के नोट पर दिखाई देते हैं। आरबीआई के 12वें गवर्नर थे के.आर. पुरी। इनका कार्यकाल 20 अगस्त 1975 से 2 मई 1977 तक रहा और ये राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किए। दोस्तों इनका सिग्नेचर 1000 मूल्य वर्ग के नोटों पर लास्ट था, क्योंकि आपको मैं बता दूं 1978 में 1000 के नोटों को डिमोनेटाइज किया गया था और लगभग 22 साल बाद यानी कि वर्ष 2000 में 1000 के नोटों को री इंट्रोड्यूस किया गया था। और दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। आरबीआई के 13वें गवर्नर रहे एम नरसिम्हन। इनका कार्यकाल 3 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक रहा और ये रिजर्व बैंक कैडर से नियुक्त होने वाले पहले और अब तक के एकमात्र गवर्नर थे। दोस्तों आरबीआई के 14वें गवर्नर आईजी पटेल थे। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1977 से 15 सितंबर 1982 तक रहा और ये इकोनॉमिस्ट थे। दोस्तों इनके कार्यकाल में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का विलय हुआ था और इसके अलावा इनके कार्यकाल के दौरान 6 निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1978 में भारतीय रुपए के 1000, 5000 और 10,000 मूल्य वर्ग के नोटों का डिमोनेटाइजेशन और सोने की नीलामी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। दोस्तों इनके बाद आरबीआई के 15वें गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इनका कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक रहा और ये इकोनॉमिस्ट और नियुक्ति से पहले वित्त सचिव और योजना आयोग के सदस्य सचिव के रूप में कार्य किए थे। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित व्यापक कानूनी सुधार किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और शहरी बैंक विभाग में एक नया अध्याय स्थापित किया गया। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाद में ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। दोस्तों अगर आप भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इनके बाद दोस्तों अमिताभ घोष आरबीआई के 16वें गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक रहा। दोस्तों इनका कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक के किसी गवर्नर द्वारा अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल था। ये पहले इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन और आईडीबीआई बैंक के डायरेक्टर भी थे। आरबीआई के 17वें गवर्नर राम नारायण मल्होत्रा थे। इनका कार्यकाल 4 फरवरी 1985 से 22 दिसंबर 1990 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान मुद्रा बाजारों को विकसित करने के प्रयास किए गए और नए उपकरणों को पेश किया गया। और दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में की गई और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च का उद्घाटन किया गया। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान यानी 1987 में 500 रुपए के नोटों को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस पर इनके सिग्नेचर थे। इनके बाद आरबीआई के 18वें गवर्नर रहे
एस वेंकटरमणन। इनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992 तक रहा और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य और नियुक्ति से पहले वित्त सचिव और सलाहकार के रूप में कार्य किए थे। दोस्तों 1990 की शुरुआत में भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस प्रबंधक के रूप में वेंकटरमणन को कई लोगों ने देखा है। इनकी समय पर और निर्णायक कार्रवाई ने भारत को संकट से उबारने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दोस्तों ये ऐसा समय था जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया था। इनके कार्यकाल में भारत ने IMF के स्थिरीकरण को अपनाया, जहां रुपए का अवमूल्यन हुआ और देश में आर्थिक सुधार हुए। दोस्तों RBI के 19वें गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन थे। इनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1992 से 21 नवंबर 1997 तक रहा और ये अर्थशास्त्री और राज्यसभा के सांसद रहे। इसके अलावा ये भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश के गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के मेंबर और लगभग एक दशक तक RBI के डिप्टी गवर्नर रहे। दोस्तों 2002 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके कार्यकाल के बाद RBI के 20वें गवर्नर डॉक्टर बिमल जालान थे। इनका कार्यकाल 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक रहा। दोस्तों डॉक्टर बिमल जालान ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, बैंकिंग सचिव, वित्त सचिव, योजना आयोग के सदस्य सचिव और राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्होंने IMF और विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्डों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों ने इन्होंने उस समय पद संभाला जब भारत ने एशियाई संकटों का सामना किया और अपने योग्य नेतृत्व से इन्होंने भारत को इस आर्थिक संकट से बचाया था। इस अवधि ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने, नए संस्थानों की स्थापना करने और नए उपकरणों को पेश करने के उपायों के बारे में देखा था। दोस्तों साल 2000 में 1000 के भारतीय नोट को रीइंट्रोड्यूस इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। दोस्तों डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी, जिन्हें YV रेड्डी के नाम से जाना जाता है, RBI के 21वें गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक रहा और ये आंध्र प्रदेश कैडर से 1964 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं। इन्होंने अपना अधिकांश करियर वित्त और योजना के क्षेत्रों में बिताया है। दोस्तों वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नीतिगत योगदान दिया, जैसे कि वित्त व्यापार, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एक्सचेंज रेट की मॉनिटरिंग करना, सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, स्थानीय योजना और सार्वजनिक उद्यम सुधार और संस्थान निर्माण के साथ ये क्लोजली एसोसिएटेड रहे। दोस्तों 2010 में इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों RBI के 22वें गवर्नर हैं डॉक्टर D सुब्बा राव। इनका कार्यकाल 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक रहा और गवर्नर की नियुक्ति से पहले ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव थे। इससे पहले प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त सचिव और संयुक्त सचिव थे। दोस्तों वर्ल्ड बैंक में इन्होंने अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देशों में सार्वजनिक वित्त के मुद्दों पर कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और कंबोडिया सहित पूर्वी एशिया के प्रमुख देशों में विकेंद्रीकरण पर अध्ययन किया था। दोस्तों डॉक्टर सुब्बा राव 1972 में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय विदेश सेवाओं में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर थे और ये सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले IITian में से एक थे। दोस्तों जब इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था, उस समय 1930 की मंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे भयावह समय था। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रूप से संरक्षित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। इनके बाद RBI के 23वें गवर्नर डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन थे। इनका कार्यकाल 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक रहा। दोस्तों 2003 से 2006 तक ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक रहे और भारत में वित्तीय सुधार के लिए योजना आयोग द्वारा
नियुक्त समिति का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा इन्होंने भारतीय वित्त मंत्रालय, विश्व बैंक, फेडरल रिजर्व बोर्ड और स्वीडिश संसदीय आयोग के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों, आरबीआई के 24वें गवर्नर हैं डॉक्टर उर्जित रविंद्र पटेल। इनका कार्यकाल 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक रहा और ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, बैंकर और सलाहकार हैं। दोस्तों, इनके कार्यकाल के दौरान ही भारत में 500 और 1000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन हुआ था और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इम्प्लीमेंट इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और दोस्तों, उर्जित पटेल अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिए। इनके इस्तीफे के बाद आरबीआई के 25वें और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इनका जन्म 26 फरवरी 1957 को ओडिशा में हुआ था। इनका आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल शुरू हुआ 12 दिसंबर 2018 से और ये तमिलनाडु के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी हैं। आरबीआई गवर्नर से पूर्व ये भारत के 15वें वित्त आयोग, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे IMF, G20, ब्रिक्स और सार्क में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा दोस्तों, आईएएस अधिकारी के रूप में अपने करियर के दौरान इन्होंने भारतीय और तमिलनाडु सरकारों के लिए विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें भारत के आर्थिक मामलों के सचिव, भारत के राजस्व सचिव और भारत के उर्वरक सचिव शामिल थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आरबीआई के सभी गवर्नर के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।